हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पर हम महाभारत बैच की जीके जीएस की बुकलेट को पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम भारत के भूगोल के अंतर्गत एक वीडियो कर चुके हैं। भारत के भूगोल का आज का ये दूसरा वीडियो है, जिसके जिसके अंतर्गत हम भारत के भूगोल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न इस बुकलेट में दिए गए उन सभी को आज इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, 19 प्रश्नों तक हम यहाँ पर पिछले वीडियो में कर चुके थे, और आज का हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो देखिए, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो केरल राज्य की है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें यहाँ पर केरल में कितने प्रतिशत लोग यहाँ पर साक्षर है, तो 94% लोग यहाँ पर साक्षर है। ठीक है, तो केरल में सर्वाधिक साक्षरता दर है पूरे भारत में, चाहे वो आपसे राज्यों में पूछे या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछे, सभी में यहाँ पर जो है केरल सबसे ऊंचे पायदान पर है शिक्षा के मामले में। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें यहाँ पर भारत में सर्वाधिक पढ़ा लिखा समुदाय कौन सा है, तो भारत में सर्वाधिक साक्षर समुदाय कौन सा है? जैन है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए, इस बार यहाँ पर भारत की साक्षरता दर यहाँ पर आपसे पूछी है। तो भारत की साक्षरता दर जो है वो है 74.04। ठीक है, 74.04% जो है भारत की ओवरऑल साक्षरता दर है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की कितनी साक्षरता दर थी, तो देखिए पुरुष जो थे 2011 की जनगणना के अनुसार वे थे आपके 82.14। तो 82.14 जो है पुरुष साक्षरता दर थी। और यहीं पर महिलाओं की अगर आपसे पूछे महिलाएं कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाएं कितनी शिक्षित थी, तो महिलाएं आपकी हो जाती है यहाँ पर 65.46। 65.46 जो है ये इतनी महिला साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। विश्व की आबादी में भारत का कितना हिस्सा है? तो देखिए, विश्व में जितनी भी जनसंख्या होती है पूरे विश्व में, उसकी टोटल विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है भारत के अंदर है? तो टोटल विश्व की जनसंख्या का 17.7% जो है केवल भारत में ही जनसंख्या रहती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 23। भारत में पहली समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो देखिए पहली समकालिक जनगणना जो थी वो 17 फरवरी 1881 ईस्वी को की गई थी। 17 फरवरी 1881 ईस्वी को पहली जनगणना समकालिक जनगणना की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, समकालिक जनगणना। ठीक है, और अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि पहली समकालिक जनगणना जो थी जो 1881 में हुई थी, इस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो इस समय जनगणना आयुक्त जो थे वो थे प्लावन। डब्ल्यू सी प्लावन जो थे इस समय जनगणना आयुक्त थे, इन्होंने ही ये जनगणना यहाँ पर कराई थी। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1881। बात करें यहाँ पर भारतीय जनगणना का पिता किसे कहा जाता है, तो देखिए भारतीय जनगणना का पिता, भारतीय जनगणना का पिता है, तो भारतीय जनगणना का पितामह हेनरी वाल्टर को कहा जाता है। हेनरी वाल्टर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, हेनरी वाल्टर को जो है भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो देखिए ये प्रश्न यहाँ पर फिर से आ गया है। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कम है। तो इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका जनसंख्या घनत्व है 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पर 17 व्यक्ति आ सकते हैं। कुल इतना यहाँ पर इसका जनसंख्या घनत्व है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 25। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर जनसंख्या के मामले में आता है, तो आपको हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ये महाराष्ट्र आपको ध्यान रखना है, पहले पर यूपी है, दूसरे पर महाराष्ट्र है। उसके बाद बात करें यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो आपका हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे कम जो है सिक्किम राज्य है। सिक्किम में जो है सर्वाधिक कम जनसंख्या है, और सर्वाधिक जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये भी बातें आपको दोनों ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर बात करें वर्तमान में यूपी के जो
राज्यपाल है वो कौन है, यूपी के जो राज्यपाल है वो हो जाएगा आनंदीबेन पटेल, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें यहाँ पर सीएम की, यूपी के सीएम कौन है, तो यूपी के सीएम यहाँ पर हो जाएंगे आपके सीएम योगी, ठीक है, ये तो आप सभी को मालूम ही होगा। सीएम योगी जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। राजधानी भी आपको इसकी मालूम होगी, राजधानी इसकी लखनऊ है, ठीक है, राजधानी क्या हो जाएगी यूपी की, लखनऊ, लखनऊ। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे इसका राष्ट्रीय पक्षी क्या है, यूपी का राजकीय पक्षी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सारस, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सारस। उसके बाद बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय इसका पशु क्या हो जाएगा, यूपी का राष्ट्रीय पशु जो हो जाएगा वो हो जाएगा बारहसिंगा, ठीक है, बारहसिंगा। बारहसिंगा जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। उसके बाद यहाँ पर राजकीय वृक्ष आपसे पूछे, राजकीय वृक्ष, अगर आपसे राजकीय वृक्ष यहाँ पर पूछे यूपी का राजकीय वृक्ष आपसे पूछे तो हो जाता है अशोक, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, राजकीय वृक्ष अशोक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर राजकीय पुष्प पूछे, यूपी का राजकीय पुष्प आपसे पूछे, ठीक है, तो पुष्प यूपी का आपका क्या हो जाएगा, पलाश का हो जाएगा, ठीक है, पलाश। यूपी के राज्य के पुष्प का नाम क्या है, पलाश। बात करें यहाँ पर यूपी का जो राज्य के पुष्प है पलाश, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो देखिए इसका वैज्ञानिक नाम जो है ब्यूटिया, ब्यूटिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्म, ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्म, मोनोस्पर्म, ठीक है। तो ये इतनी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है। तो देखिए रबी की फसलें में कौन कौन सी फसलें आती है, जैसे कि गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों। तो देखिए किस समय बोई जाती है, ये अक्टूबर नवंबर के आसपास बोई जाती है, और अक्टूबर नवंबर के आसपास कौन सी ऋतु चल जाती है, शीत ऋतु यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बात करें यहाँ पर ऋतुओं के आधार पर फसल चक्र जो है वो कैसे है, देखिए इधर मैंने यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद, और ये किस किस समय बोई जाती है और किस समय ये काटी जाती है और कौन कौन सी फसलें इनके अंतर्गत आती है। तो देखिए सबसे पहले रबी की फसल देखते हैं। रबी की फसल जो है ये अक्टूबर नवंबर के आसपास बोई जाती है, और अप्रैल और मई में ये फसल पक जाते हैं, उस समय इनको यहाँ पर काट लिया जाता है, अप्रैल और मई में ये फसल कट जाती है। और रबी की फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख फसलें आती है, जैसे कि आपका गेहूँ हो गया, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सभी जो है रबी की फसलों के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर खरीफ की फसल, खरीफ की फसल यहाँ पर जून जुलाई के आसपास बोई जाती है, जैसे कि अभी जून जुलाई चल रहा है, इसमें अभी यहाँ पर खरीफ की फसलें बोई जा रही है। और ये देखिए फसलें पक कर तैयार कब हो जाएगी, अक्टूबर नवंबर के आसपास ये पक जाएगी और यहाँ पर इनको काट लिया जाएगा। और इन फसलों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे कि धान, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली, ठीक है। हमारे एरिया में तो यहाँ पर अभी धान की बुआई जो है काफ़ी ज़ोरों पर है, ठीक है, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं, धान जो है ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। उसके बाद यहाँ पर जायद की फसल, जायद की फसल का बुआई समय है जो मार्च और अप्रैल में यहाँ पर ये बो दी जाती है, और जून माह में यहाँ पर काट ली जाती है। तो जायद की फसल के अंतर्गत प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, जैसे कि तरबूज, खीरा, ककड़ी, सूरजमुखी, ये जायद की फसलों के अंतर्गत आती है। उम्मीद है ये टेबल आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, कोलार की खदानें किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो देखिए कोलार की खदानें जो है वो भारतीय राज्य कर्नाटक से संबंधित है। आपने कोलार गोल्ड माइन का नाम सुना होगा, किस फिल्म में सुना है बताइए आप, केजीएफ में आपने देखा होगा, केजीएफ के फिल्म के दो भाग आ गए ना, तो दोनों के दोनों भाग इसी कोलार माइन के ऊपर ही यहाँ पर है। तो ये कर्नाटक में स्थित है, प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय यहाँ पर चेन्नई में स्थित हो जाएगा। बात करें यहाँ पर पश्चिम रेलवे जोन की, तो देखिए पश्चिम रेलवे जोन जो हो जाएगा वो आपको होता है चर्च गेट में, और चर्च गेट कहाँ पर पड़ता है, मुंबई में पड़ता है, ठीक है। तो पश्चिम रेलवे, चर्च गेट, मुंबई। बात करें यहाँ पर उत्तर रेलवे की, उत्तर रेलवे जोन कहाँ पर है आपका, दिल्ली में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर पूर्वी रेलवे जोन, तो पूर्वी रेलवे जोन यहाँ पर कहाँ पर पड़ता है आपका, कोलकाता में पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पर मध्य रेलवे जोन, मध्य रेलवे जोन आपका मुंबई में पड़ता है, जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के पास है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 29, किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। तो देखिए अक्साई चीन के संबंध में यहाँ पर दो रेखाएं होती है, जिसमें कि आपकी एक है जॉनसन सीमा रेखा और एक है आपकी मैकडोनाल्ड रेखा।
तो देखिए जॉनसन सीमा रेखा जो है इसके तहत तो जो अक्साई चीन है वो भारत का हिस्सा है, लेकिन इस जॉनसन सीमा रेखा को जो है वो चाइना नहीं मानता है। तो चाइना कौन सी रेखा को मानता है? चाइना मानता है यहाँ पर मैकडोनाल्ड सीमा रेखा को। तो मैकडोनाल्ड सीमा रेखा के तहत जो अक्साई चीन है वो चीन का हिस्सा है, और जॉनसन सीमा रेखा के तहत जो अक्साई चीन है वो भारत का हिस्सा है। तो प्रश्न में पूछा क्या गया है, अक्साई चीन भारत का हिस्सा है किस रेखा के तहत? तो जॉनसन सीमा रेखा के तहत अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। ठीक है, बात करें यहाँ पर मैकमोहन रेखा की। मैकमोहन जो रेखा है ये हमारा जो उत्तर पूर्वी भारत है वहाँ से जो चाइना का बॉर्डर साझा करते हैं वो मैकमोहन रेखा के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में अक्साई चीन और भारत के बीच में जो कौन सी रेखा है वह है आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको LAC भी बोलते हैं। ठीक है, LAC जो है ऊपर जम्मू कश्मीर जो लद्दाख का हिस्सा है वहाँ पर जो चाइना के साथ अब भारत की सीमा साझा होती है वो फिलहाल वर्तमान में LAC के तहत होती है, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, और अक्साई चीन के तहत भारत का हिस्सा जॉनसन सीमा रेखा। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो ये देखिए इसी के बारे में यहाँ पर थोड़ी डिटेल है, इसको आप मैं जब आपको PDF दूंगा आप वहाँ से इसको एक बार डाउनलोड करके देख लीजिएगा। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 30, विश्व में दालों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए दालों के उत्पादन में भारत का स्थान जो हो जाएगा वो प्रथम स्थान हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 31, दक्षिण भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा बोलने वालों का प्रतिशत भारत की कुल जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक है? तो देखिए दक्षिण भारतीय भाषाओं में जो सर्वाधिक भाषा बोली जाती है वो तेलुगु भाषा बोली जाती है। वो ये जो तेलुगु है ये भारत में बोले जाने वाली तीसरी सर्वाधिक भाषा है। तो भारत में सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? देखिए पहले नंबर पे तो जो बोली जाती है वो आपकी हिंदी हो जाएगी। ठीक है, हिंदी आपकी जो है भारत में सर्वाधिक भाषा बोली जाती है। और दूसरे नंबर पर आपकी जो भाषा बोली जाती है वो आपकी बांग्ला बोली जाती है। ठीक है, बांग्ला भाषा जो है दूसरे नंबर पर बोली जाती है। यही तीसरे नंबर पर आता है आपकी तेलुगु भाषा का। तेलुगु भाषा जो है ये तीसरे नंबर पर आती है जो कि भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी डिटेल भी लिखी गई है। भारत का संविधान 4 प्रमुख साहित्यिक भाषाओं को स्वीकार करता है। ये तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, यानी ये जो चारों भाषाएं ये साहित्यिक भाषाओं के अंतर्गत भी आती है। और ये जो भाषाएं है ये द्रविड़ परिवार की है। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार जो है उसके अंतर्गत ये आती है। तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत जो सबसे पुरानी भाषा है वो आपकी तमिल भाषा है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी, बांग्ला, तेलुगु। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताई दिया इनका क्रम। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 32, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सिक्किम जो है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। बात करें यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो आपका गोवा हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना की गई थी। ठीक है, आपसे मैंने भी यहाँ पर पीछे प्रश्न भी आया था, समकालिक जनगणना 1881 में शुरू हुई थी और गैर समकालिक जनगणना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो 1872 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य भौगोलिक दृष्टि से मैंने अभी आपको गोवा बता ही दिया है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन सा धान्य का उदाहरण है? तो देखिए धान्य फसल जो है आपकी गेहूं हो जाएगी। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए वनस्पति विज्ञान के अनुसार फसलों का वर्गीकरण कैसे करते हैं यहाँ पर देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको इनको करा देता हूँ। तो देखिए धान्य फसलें कौन कौन सी होती है? चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, जौ, ये आपकी धान्य फसलें हैं। उसके बाद यहाँ पर बाजरा फसलें में देखिए बाजरा आएगा, फोक्सटेल आएगा, कोडो आएगा, लिटिल बाजरा आएगा और फिंगर बाजरा आएगा, ये बाजरा के अंतर्गत आती है। उसके बाद यहाँ पर दलहन फसलों के अंतर्गत, देखिए दलहन फसलें उनको बोलते हैं जिनसे हम यहाँ पर दाल भी बना सकते हैं। तो देखिए जैसे कि चने की हम दाल बना सकते हैं, नहीं चने की दाल बोलते हैं। ठीक है, देखी भी होगी आपने। तो चना, मटर, अरहर, सोयाबीन, काला चना, मूंग, राजमा, लोबिया, मसूर और घोड़ा चना, ये सभी जो है दलहन फसलों के अंतर्गत आती है। उसके बाद यहाँ पर खाद्य तिलहन फसलें, तो देखो खाद्य तिलहन फसलें में कौन कौन सी आती है यहाँ पर? मूंगफली, सूरजमुखी, कुसुम, सरसों, सीसम, नाइजर, अलसी, ये जो है आपकी खाद्य तिलहन फसलें हैं। उसके बाद यहाँ पर अखाद्य तिलहन फसलें, अखाद्य तिलहन फसलों के अंतर्गत आपका अरंडी आता है। उसके बाद यहाँ पर फाइबर में आपका कपास, जूट, सन, हेम, ये आती है। उसके बाद यहाँ पर चारा फसलें, ऐसी फसलें जिनसे हम पशुओं का चारा बनाते हैं, जैसे कि बरसीम हो गया,
ल्यूसर्न हो गया, ओट, नेपियर घास, क्लस्टर बीन, ठीक है, ये आपकी चारा फसलों के अंतर्गत आती है। उसके बाद है वह चीनी फसलें, जिनसे यहाँ पर चीनी बनाई जाती है, जैसे कि गन्ना, चुकंदर, इनसे यहाँ पर चीनी बनाई जाती है, तो चीनी फसलें इनको यहाँ पर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर कंद फसलें, कंद फसलों के अंतर्गत आलू, टेपिकोआ ये आते हैं। उसके बाद यहाँ पर औषधीय फसलें, औषधीय फसलों के अंतर्गत इसबगोल, ब्रह्मी, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, ये सभी आपकी औषधि होती है, जो कि आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सुगंधित फसलें, सुगंधित फसलों के अंतर्गत लेमन ग्रास, पुदीना, खस, सिटोनेला और तुलसी, ये सभी आपकी सुगंधित फसलें हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 34, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। लक्षद्वीप जो है वो सर्वाधिक साक्षर है केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दादरा एवं नगर हवेली है, ठीक है। दादरा एवं नगर हवेली की साक्षरता दर जो है वो 77.24% है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार 92.28% साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परवाल द्वीपों का एक उदाहरण है? तो देखिए परवाल द्वीपों का जो उदाहरण हो जाएगा वो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। बात करें यहाँ पर विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो परवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित है? तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर परवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद बात करें यहाँ पर अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर जो है वो लगभग 65.5% है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 37, निम्न में से भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखे हुए हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो हिमालय में पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रेणी में इंद्राकोल है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंद्राकोल, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के पास है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद है गुहार मोती जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक छोटा सा गाँव है, ठीक है। गुहार मोती एक छोटा सा गाँव है जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सर्व पूर्वी बिंदु जो है वो किबिथु है। ये एक गांव है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देश का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप समूह पर है और जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। बात करें यहाँ पर इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार द्वीप पर कैंप बेल में स्थित है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इंदिरा पॉइंट जो है इसको पहले यहाँ पर पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक बार यहाँ पर इंदिरा गांधी घूमने के लिए चली गई, उन्होंने यहाँ का दौरा किया और इन्होंने इसका नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट रख दिया था, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन सी जोड़ी रबी फसलों का सबसे अच्छा वर्णन करती है? तो देखिए रबी की फसलों के अंतर्गत जौ, गेहूं, मटर, चना, सरसों ये आते हैं। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गेहूं और जौ रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 39, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो देखिए सबसे साक्षर जिला जो है उत्तर प्रदेश का वो हो जाएगा जीबी नगर, मतलब गौतम बुद्ध नगर इसको कहते हैं। सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? वो हो जाएगा श्रावस्ती। तो देखिए क्या कमाल की बात है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपने श्रावस्ती में ही दिए सबको ज्ञान देने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग आज के सबसे अशिक्षित है, यानी कि सबसे नीचे रैंक पर आते हैं शिक्षा के मामले में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। प्रश्न नंबर 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 40, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहाँ भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो देखिए भूकंप के दौरान जब ऊर्जा का निष्कासन होता है उसको यहाँ पर अवकेंद्र कहा जाता है। और जब ये ऊर्जा निष्कासित होकर धरातल तक पहुँचती है तो धरातल पर जब ये तरंगे आकर टकराती है भूकंप की तो उसको बोलते हैं अधिकेंद्र, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, निम्न में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है?
तो देखिए ये हो जाएगा आपका जास्कर श्रेणी, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जास्कर श्रेणी जो है वो लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है, और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र जो स्पीति है उसको किन्नौर से अलग करती है, ये जास्कर श्रृंखला। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 42, भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो देखिए सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र जो है वो भारत के पंजाब राज्य में है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही नदियाँ हैं, जैसे कि 5 नदियों का समूह इसको कहा जाता है, पंजाब को 5 नदियों का आब, इसीलिए इसको पंजाब कहा जाता है। तो यहाँ पर नदियों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ की भूमि जो है वो अधिक सिंचित है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 43, बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो देखिए बनिहाल रेलवे सुरंग जो है वो पीर पंजाल रेल रेंज के अंतर्गत आती है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 44, जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है? तो देखिए जारवा सोमपेन ये जो जनजाति है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो मैं देखिए दूसरी भी यहाँ पर लिख देता हूँ, सोमपेन, सोमपेन भी जो है वो यहीं की जनजाति है, ठीक है। सोमपेन जारवा ये दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 45, जोग जलप्रपात निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो देखिए जोग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात इसी को कहते हैं, ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर ये जलप्रपात स्थित है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 46, बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्ण कटिबंधीय स्थिति किस फसल के लिए अनुकूल जलवायु है? तो देखिए जूट की फसल के लिए अनुकूल है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 47, मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम खालिस्तान चट्टानों के विघटन से निर्मित है। तो देखिए मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम जो है वो प्रिंकब्रियन चट्टानों के विघटन से निर्मित होता है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 48, बिरहोर वन्य आदिवासी है जो परंपरागत रूप से खानाबदोश है, वे मुख्यतः निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो देखिए बिरहोम एक आदिवासी जनजाति है जिनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ खाना है, अपना पेट भरना है, कुछ और उनसे डेवलपमेंट से उनको कोई लेना देना नहीं है, सड़कें बने इससे कोई लेना देना नहीं है, हवाई जहाज उड़े गाड़ियाँ चले कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपना खाने से मतलब है, खाना पीना पेट भरना, ठीक है। तो ये जो बिरहोर जनजाति है ये झारखंड राज्य में स्थित है। कुछ जनजाति जो है ये छत्तीसगढ़ में भी स्थित होती है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? तो भारत का सबसे स्थिर पठार हो जाएगा यहाँ पर दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 50, भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यहाँ पर केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 51, शहरी आबादी के मामले में दुनिया के देशों में शीर्ष से भारत की श्रेणी कितनी है? तो देखिए विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत की रैंक यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत की रैंक थी दूसरी, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत ने चीन को भी पछाड़ दिया है, और अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो भारत हो गया है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर चाइना जा चुका है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का जो सही जवाब करेंगे वो ऑप्शन नंबर ए करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, नीलगिरी पर्वत निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए नीलगिरी पर्वत जो है ये फोल्ट पर्वत के प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 53, भारनेर और कैमूर पहाड़ियां निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका विस्तार है? तो देखिए भारनेर और कैमूर पहाड़ियां जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं का हिस्सा है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 54, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए भारत में अनुसूचित जाति जो है वो 16.6% और अनुसूचित जनजाति जो है 8.6% है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 55,
लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच जो सपाट घाटियां है उनको यहाँ पर दून के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपका एक हो गया देहरादून, देहरादून जो है वो लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच की घाटी में स्थित है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दून। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 56। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो देखिए, पश्चिमी घाट जो है ये अरब सागर पर स्थित है, अरब सागर के तट पर स्थित है और ये पर्वतीय वर्षा के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 57। इलायची या फिर कार्डेमम पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो देखिए, इलायची की पहाड़ियाँ या फिर कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो है ये केरल में स्थित है और ये पश्चिमी घाट पर स्थित है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 58। एम एस स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 59। गारो पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो देखिए, गारो, खासी, जयंतिया ये तीन पहाड़ियाँ हैं। ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मेघालय में स्थित है, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 60। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती? तो देखिए, गंगा नदी बिहार से बहती है, पश्चिम बंगाल से बहती है, उत्तराखंड से बहती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पर गंगा नदी नहीं बहती। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अरुणाचल प्रदेश से कौन सी नदी बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 61। भारत के किस राज्य में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन उच्चतम है? तो देखिए, प्रति हेक्टेयर पूछ ले या फिर ओवरऑल पूछ ले, सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश ही करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 62। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो देखिए, कालाकोट जो है ये जम्मू कश्मीर के एक शहर का नाम है और इसी के नाम पर यहाँ पर पड़ा है कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन। ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 63। धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, धौलागिरी शिखर का जो दूसरा नाम है वो है श्वेत पर्वत। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 64। कोरिंगा ग्रान वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, कोरिंगा ग्रान वन जो पाए जाते हैं ये आपके आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो देखिए, भारत में जूट उत्पादन में जो सर्वाधिक ऊंचा स्थान है वो हमारे पश्चिम बंगाल का है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। पश्चिम बंगाल जो है जूट का उत्पादन सर्वाधिक करता है, पहले नंबर पर ये बना हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 66। कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? तो देखिए, हैदराबाद शहर से मूसी नदी होकर बहती है। ये मूसी नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 67। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो देखिए, यमुना और बेतवा नदियों का संगम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 68। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो रबर का सर्वाधिक उत्पादन तो यहाँ पर केरल राज्य में होता है। मैंने बहुत देखे हैं रबर के पेड़, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। जब मैं केरल में गया था ना भाई साहब, मजा आता है घूमने में, बहुत ही बेहतरीन राज्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 69। एक स्थानांतरण खेती वेबर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो देखिए, स्थानांतरण खेती या फिर इनको ये झूम खेती भी बोला जाता है। ये अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानी जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें पर्टिकुलर नाम दे दिया है कि ये वेबर के नाम से किस राज्य में की जाती है। तो देखिए, झूम खेती कह लो या फिर स्थानांतरण खेती कह लो, ये स्थानांतरण खेती जो है वेबर, ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में की जाती है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 70। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? तो देखिए, मुजिरिस जो था ये केरल राज्य में स्थित था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 71। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह है, वह किसके समृद्ध भंडारण के लिए जानी जाती है? तो देखिए, बैलाडीला जो है ये लोहे के भंडारण के लिए जानी जाती है और लोहे का ही यहाँ पर घटक होता है हेमेटाइट। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
बैलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये हेमेटाइट्स के समृद्ध भंडारण के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 72, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं? तो देखिए, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में जो जंगल फैले हैं वो मध्य प्रदेश में फैले हैं, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में जंगल फैले हुए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 73, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है? तो देखिए, भारत और पाकिस्तान की सीमा को पार करने वाली एकमात्र सड़क जो दी है वो आपके पंजाब राज्य में दी गई है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 74, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिलिमेनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए, सिलिमेनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 75, किस अभ्यारण्य को वेबनाड पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, इसको वेबनाड पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और ये जो कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य है ये हमारे केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, केरल। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे महाभारत बैच की बुकलेट के भूगोल के प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।